गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपना बीकॉम सेकेंड ईयर का इनकम टैक्स कंटिन्यू कर रहे थे। इसमें बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के लिए हम डेप्रिसिएशन स्टडी कर रहे थे बच्चों। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि किस किस तरह से हम डेप्रिसिएशन के रेट्स एप्लीकेबल करते हैं। ठीक है, फाइन। अब हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन की क्या क्या रेट्स जो होते हैं, उन रेट्स के बेसिस पर हम किस तरह से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। हमने बात की थी कि अगर हमने किसी भी एसेट को अपने प्रीवियस ईयर में 180 डेज से कम यूज़ किया है तो फिर हम उस पर हाफ 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, और अगर उसे 180 या उससे ज़्यादा दिन के लिए यूज़ किया है तो फिर हम पूरा फुल रेट से यानी पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। यहाँ पर बीच में कुछ भी नहीं होता है, या तो 6 मंथ्स है या 1 ईयर है ना। 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ नथिंग, ऐसा कुछ नहीं होता है द इनकम टैक्स में, है ना। अकाउंटेंसी की बात मैं नहीं कर रही हूँ आपसे, इनकम टैक्स की बात हम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि हमारी जो रेट्स थी वो डिफरेंट थी डेप्रिसिएशन की। 5% भी थी बिल्डिंग पर, तो 10% भी थी, देन 40% थी बिल्डिंग पर, फर्नीचर पर, फिक्चर्स पर 10% थी। ठीक है, देन उसके बाद हमने बात की थी अपनी प्लांट एंड मशीनरी की। उसके अंदर बहुत सारे रेट्स थे, 40% भी था, उसमें 30% भी था। हम जनरल में जो कार्स यूज़ करते हैं उस पर हमने 15% लिया, लेकिन जो कार हमने टैक्सी की फॉर्म में यूज़ किया उसको हमने 30% में डाल दिया। तो इस तरह से कई सारे वेरिएशन थे। फिर जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं उन सभी पर हम 40% प्रोजेक्ट्स हैं या एपरेटस या इक्विपमेंट्स हैं उन पर हम 40% से डेप्रिसिएशन देते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स पर हम 25% डेप्रिसिएशन की छूट देंगे। तो इस तरीके से अलग अलग रेट्स थी। अब आज हम बात करते हैं बच्चों कि अगर हमें कोई भी एसेट दी गई है तो हम किस तरह से उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम उस एसेट का रिटन डाउन वैल्यू लेते हैं। रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करते हैं, अपलिखित मूल्य विधि ही यूज़ करते हैं इनकम टैक्स में, है ना। तो हमें हमारा जो भी प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2019 से, इस दिन हमारी उस एसेट का जो भी हमें क्वेश्चन में रिटन डाउन वैल्यू दिया हुआ है हम उस रिटन डाउन वैल्यू को लेते हैं। फिर उसके अंदर हम क्या ऐड कर देते हैं, अगर हमने इस पूरे साल में कोई भी एसेट परचेस की है तो उस परचेस को हम उसमें ऐड कर देते हैं। देन अगर हमने वो एसेट सेल की है या उसका कोई पार्ट सेल किया है तो उसे हम लेस कर देंगे, और जो भी आएगा वो अमाउंट हमारा अब इस फाइनेंशियल ईयर, इस प्रीवियस ईयर के एंड में हमारा रिटन डाउन वैल्यू होगा। ठीक है, तो रिटन डाउन वैल्यू निकालने का तरीका क्या है। फिर इस रिटन डाउन वैल्यू पर हमारी जो भी डेप्रिसिएशन की रेट्स होगी वो हम एप्लीकेबल होंगी, उन्हें हम लगाएंगे और उस अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। फिर यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि अगर हमने किसी भी एसेट को कब परचेस किया है, अगर जब भी परचेस किया, अगर वो डेट हमारी 180 डेज़ को कवर नहीं करती है, 180 डेज से कम रहा है, तो फिर हम उस पर डेप्रिसिएशन की रेट हाफ कर देंगे, मतलब 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। जैसे भी आप इसे समझें इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, है ना। और अगर हम बहुत सारी हमारे पास एसेट्स हैं तो हम उनके ब्लॉक बना देंगे जो सेम परसेंट वाली हैं। अगर कुछ एसेट्स हैं जो 5% की कैटेगरी में आती हैं उनको हम इकट्ठा कर देंगे। अगर कुछ एसेट है, सपोज कीजिए BDE हैं, वो 10% वाली कैटेगरी में आती है तो उनको हम इकट्ठा कर देंगे। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि फर्नीचर है, फिक्चर है, प्लांट है, मशीनरी है, लूज टूल्स है या बिल्डिंग है, एनीथिंग। हमें मतलब है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से। सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को हम एक ब्लॉक में डालेंगे, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में, फिर उस पर हम यही प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। देखिए हम इसे किस तरह से अडॉप्ट करते हैं। इसे हम सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ WDV, दैट इज रिटन डाउन वैल्यू। ठीक है, हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 20 को ख़त्म होगा। तो उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे ऑफ असेट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2009। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 को हमारी एसेट्स की जितने भी रिटन डाउन वैल्यू है उसे हम यहाँ पर ले लेंगे। अगर हम ब्लॉक की बात करें, ज़्यादा एसेट्स हैं तो जितनी भी एसेट्स हैं वो सारी इस ब्लॉक में इंक्लूड हो जाएंगी। फिर आप इसमें क्या ऐड कर देंगे, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपने इस पूरे 1920 में कोई भी परचेजेस किए हैं, चाहे किसी भी डेट को की हो, चाहे आपने साल के आखिरी दिन ही क्यों ना की, वो 31 मार्च 2020 को भी की है, तो भी आप उसे यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, और इसमें एक बात और इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपने पहले एसेट्स सेल की हैं और लास्ट में परचेस की हैं,
तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें हमेशा रिटन डाउन वैल्यू में पहले परचेजेस ऐड करनी है, देन उसके बाद सेल्स लेस करनी है। अब इसमें जो भी आता है इसमें से आप लेस कर दीजिए। सेल कंसिडरेशन ऑफ असेट्स, अगर इन असेट्स को सेल करके आपको कोई भी सेल्स कंसिडरेशन मिल रहा है तो आप उसे लेस कर देंगे। और अब जो आएगा दैट इज WDV। 31 मार्च 2020 को हमारी असेट्स का रिटन डाउन वैल्यू आ जाएगा और फिर इस रिटन डाउन वैल्यू पर हम अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। फिर उस डेप्रिसिएशन को हम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में लेस करेंगे। क्लियर? अच्छा, इसमें बच्चों एक चीज़ आपके दिमाग में आ सकती है कि हो सकता है मेरी एसेट का जो भी रिटन डाउन वैल्यू था इसमें मैंने परचेजेस की, ठीक है। सपोज कीजिए मेरी एसेट का रिटन डाउन वैल्यू था 1,50,000, लेट अस सपोज। फिर मैंने साल भर में 2 लाख के परचेजेस किए तो मेरा अमाउंट आ गया 3,50,000 रुपये। ठीक है, सिंपल सी बात है, कुछ ऐसा नहीं है। फिर मैंने इसमें सेल्स किया। अब हो सकता है कि एक असेट जो थी उसे मैंने सेल किया और वही 4 लाख रुपये में सेल हो गई, तो फिर ये ग्रुप है, एक ब्लॉक है जिसमें कि मेरे पास एक असेट पहले से थी, फिर मैंने एक असेट और ख़रीदी तो मेरी असेट हो गई 3.5 लाख की। फिर मैंने इनमें से एक असेट सेल कर दी, अभी एक बाकी है स्टिल। कितना? एक ही असेट मेरी 4 लाख में बिक गई, 4 लाख में सेल कर दिया, तो अब इस हिसाब से मेरा रिटन डाउन वैल्यू कितना आया? -50,000। रिटन डाउन वैल्यू माइनस में पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हो गया कि इस ग्रुप की जो असेट्स है ना उसका रिटन डाउन वैल्यू निल हो गया। हम इसे माइनस नहीं बोलेंगे, हम इसे क्या बोलेंगे? दैट इज निल। इसका मतलब इस ग्रुप के एसेट्स पर हमें डेप्रिसिएशन की कोई भी डिडक्शन नहीं दी जाएगी। समझ आई आपको बात? यानी कि अगर मेरा सेल्स कंसिडरेशन, विक्रय प्रतिफल, मेरी रिटन डाउन वैल्यू और परचेजेस की टोटल से भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, चाहे फिर भले ही उस ग्रुप में कोई भी एसेट बची हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तो उस कंडीशन में मेरा रिटन डाउन वैल्यू निल हो जाएगा और मेरा डेप्रिसिएशन भी निल हो जाएगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात और क्या है बच्चों कि ये जितना मुझे ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है ना, ये डिफरेंस मेरा कहाँ टैक्सेबल होगा? देखिए, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉफिट या बेनिफिट हो रहा है तो आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको किसी भी कंडीशन पर नहीं बख्शेगा, नो एग्जेम्पशन। तो फिर हम जो आगे अगला हेड पढ़ेंगे ना, कैपिटल गेन, इसको हम वहाँ ले जाके टैक्सेबल करेंगे। एक तरह से आपका पूंजी लाभ हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, बार बार तो होगा नहीं रोज़ रोज़, आपने अपनी एसेट को सेल करके अर्न किया है, तो फिर उस कंडीशन में ये जो होगा ना आपका, ये कैपिटल गेन होगा और ये आगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की फॉर्म में टैक्सेबल होगा, अल्पकालीन पूंजी लाभ के रूप में। क्योंकि जिन एसेट्स पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उन पर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, अल्पकालीन पूंजी लाभ होता है। समझ आई आपको ये बात? आई होप ये क्लियर हो गया। इसमें एक और बात है ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस की। कई बार क्या होता है कि हम अपनी कोई भी एसेट अगर सेल करते हैं तो उसके लिए हमें ब्रोकरेज कमीशन, दलाली कमीशन कुछ भी पे करना पड़ सकता है। तो फिर बच्चों यहाँ हम उसे कंसिडर नहीं करते हैं। यहाँ मैं केवल ग्रॉस सेल्स कंसिडरेशन लूँगी। मतलब सपोज़ कीजिए मैंने अपनी इस एसेट को 4 लाख में बेचा और इसको 4 लाख में बेचने के लिए मैंने इस पर 5% ब्रोकरेज पे की, 20,000 रुपये का ब्रोकरेज दिया, किसी ने मुझे उसको बिकवाने में मदद की ना, ब्रोकर ने, तो एक्चुअल में तो मुझे 380 ही मिले ना। लेकिन यहाँ मैं उसे 380 नहीं लिखूँगी, यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट 4 लाख रुपये ही लिखा जाएगा। ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस की कोई डिडक्शन नहीं दी जाएगी। समझ आई बात? और इस तरह से अमाउंट आएगा। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर तो मैडम आपको प्रॉफिट हो रहा है भाई, 50,000 वैसे ही आपका ज़्यादा आ रहा है, फिर ये ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस हम कहाँ वसूल करेंगे? इन ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस को बिजनेस हेड में रेवेन्यू एक्सपेंसेस मानकर हम लेस कर देते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंसेस से मतलब आयगत खर्चे जो आप P&L में लिखते हैं, है ना। तो नॉर्मल में जब आप प्रॉफिट निकालेंगे बिजनेस का तो उसमें आप जो भी एक्सपेंसेस लिखते हैं उन सारे एक्सपेंसेस की छूट वहाँ पर दे दी जाएगी। तो मैं इसे यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, इसे आप ध्यान रखेंगे इम्पॉर्टेंट मानकर कि ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस हो गए ब्रोकरेज, commission etc. Transfer expenses will be deducted from
बिजनेस इनकम एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस, है ना, हम इन्हें हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस मानकर लेस कर देंगे। और यहाँ पर जो सेल्स कंसिडरेशन होगा मैं इसको लिख दूँ ग्रॉस, जिससे आपको ये ध्यान रहे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रॉस सेल्स कंसिडरेशन आ गया, क्लियर, ठीक है, ये बात भी हो गई। दूसरी चीज़, अगर आपको कैपिटल गेन हो रहा है, जैसा मुझे इस क्वेश्चन में हो रहा है, मुझे कैपिटल गेन हो रहा है, आपको साफ दिख रहा है 50,000 का कैपिटल गेन हो रहा है, तो फिर इस कंडीशन में मैं जब कैपिटल गेन हेडिंग में जाऊंगी ना, जब वहाँ मैं इनकम की कैलकुलेशन करूंगी, हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर कैपिटल गेन हेड, वहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सेल्स कंसिडरेशन में से ये ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं, वहाँ हमेशा लेस किया जाता है, और नेट सेल्स कंसिडरेशन से ही वहाँ कैलकुलेशन की जाती है। तो फिर उस कंडीशन में मैं उसे यहाँ पर बिजनेस हेड में लेस नहीं करूँगी, जब डेप्रिसिएशन ही नहीं है, असेट ही नहीं रही, एक तरह से ग्रुप ही खत्म हो गया उसका ब्लॉक, तो फिर इसकी छूट हम वहाँ पर देंगे। मिलेगी तो सही है आपको डिडक्शन, आपको इस पर टैक्स नहीं देना है, बिल्कुल श्योर है, लेकिन इस कंडीशन में वहाँ चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे कैलकुलेशन करते हैं। अब आप देखिए, इस पर बेस्ड हम एक प्रॉब्लम लेते हैं बच्चों, जिससे आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए बच्चों, रामचंद्र ओन्स द फॉलोइंग असेट्स ऑन 1 अप्रैल 2019, ठीक है। क्या क्या असेट्स हैं, एक्चुअल कॉस्ट है, रिटन डाउन वैल्यू दिया हुआ है ऑन 1/4/19, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर असेसमेंट ईयर 2021, उसने हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी दी है, नहीं भी दी होती तो भी हमें निकालनी होती, लेकिन इस क्वेश्चन में दी है। बिल्डिंग ए, ठीक है, इसकी कॉस्ट 10 लाख रुपये है, रिटर्न ऑन वैल्यू 625 और 10% रेट है। फिर बी और सी, बिल्डिंग्स में दो और कैटेगरीज हैं, बी और सी, 250, 1 लाख, 10% एंड 5%, ठीक है, जो भी है, मतलब दो तरह के रेट्स हो गए, एक 10% और एक 5%। रामचंद्र एक्वायर्ड द फॉलोइंग असेट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अब इस साल में उन्होंने कौन कौन सी असेट्स खरीदी। बिल्डिंग डी 4 लाख रुपए की है, सितंबर 2019 में खरीदी है उन्होंने, जिस पर 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। और बिल्डिंग ई 1.5 लाख की खरीदी है, ठीक है, 15 जनवरी 20 को 5% रेट है, ओके फाइन। रामचंद्र सोल्ड द फॉलोइंग असेट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920, अब उन्होंने जो बिल्डिंग ए है वो जुलाई 19 में सेल कर दी, सेल कंसिडरेशन 7 लाख रुपये आया, ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस 30,000 के हुए। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अलाउएबल टू मिस्टर रामचंद्र फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, तो रामचंद्र की कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए स्वीकृत हास की गणना कीजिए। तो बच्चों, हमारे पास यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि दो तरह की रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, एक 10%, एक 5%, तो दो ब्लॉक हमारे बन जाएंगे, है ना। पहले हम फर्स्ट ब्लॉक लेंगे, देन सेकेंड ब्लॉक लेंगे। जैसे पहले हमने 10% का लिया, तो हम सबसे पहले जो भी रिटन डाउन वैल्यूज़ हैं वो ले लेंगे एसेट्स की, देन उसके बाद उसमें परचेजेस ऐड करेंगे, देन सेल्स लेस कर देंगे और हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें मैंने सबसे पहले लिया फर्स्ट ब्लॉक 10% वाला, है ना। 10% वाले में सबसे पहले मैं ले लूँ रिटन डाउन वैल्यू, देखिए फर्स्ट ब्लॉक 10% का है, रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2019। अब बच्चों, इसमें देखिए कि हमारे ए ब्लॉक में कौन कौन सी एसेट्स आ रही हैं। बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी दोनों 10% में है, तो हम दोनों का ले लें रिटन डाउन वैल्यू। तो देखिए, हम दोनों का ऐड कर देंगे, बिल्डिंग ए प्लस बी, है ना। अमाउंट आप क्वेश्चन में देखिए कितना है, 6,25,000 एंड 62,500, ठीक है, 6,25,000 एंड 62,500, ठीक है। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो ये मेरा आ गया 6,87,500 रुपी। ये मेरा क्या आ गया, रिटन डाउन वैल्यू आ गया। देन इस रिटन डाउन वैल्यू में मैं ऐड कर दूं परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। क्या परचेजेस की हैं इन्होंने, देखिए डी बिल्डिंग है, 10% रेट में परचेजेस में डी बिल्डिंग है, डी बिल्डिंग एक्वायर की गई है सितंबर 19 में, तो इसे हम ऐड कर दें 4 लाख रुपीज़ की, तो ऐड कर दीजिए बिल्डिंग डी,
4 लाख रुपये, तो हमारा 10,87,500। अब इसमें से हम लेस कर दें सेल ऑफ बिल्डिंग ए बिल्डिंग इन्होंने सेल कर दी। कितने में सेल की है देखिए 7 लाख रुपीज़ में, है ना। 7 लाख रुपीज़। मैंने आपसे अभी बात की थी कि हम यहाँ पर सिर्फ ग्रॉस वैल्यू लेस करेंगे, जो भी सेल्स कंसिडरेशन है वो ग्रॉस लेस होगा, नेट नहीं। तो उसमें से 7 लाख डिडक्ट कर दीजिए, ये आपके आ गया 3,87,500। ये हमारा आ गया WDV ऑन 31 मार्च 2020। अब हम इस पर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर लेंगे। अब आप देखिए डेप्रिसिएशन, अभी मेरे पास वैल्यू बचा हुआ है, तो डेप्रिसिएशन हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे बच्चों। इसमें ये देखिए हमारा ये जो रिटन डाउन वैल्यू है, इसमें हमको क्या ध्यान रखना है कि हमने जो सेट परचेज़ की थी वो 180 डेज से कम तो नहीं थी। उसे हमने कब परचेज़ किया, सितंबर में ही कर लिया। सितंबर में भी 20 सितंबर को क्या, देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स कवर होते हैं। तो इसका मतलब अगर आप 30 सितंबर तक भी परचेज़ करेंगे ना तो भी आपके 180 डेज हो जाएंगे पूरे। इसका मतलब है कि पूरे साल यूज़ हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका सीधा 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर दीजिए। तो इसका 10% हो गया, तो दैट इज़ 38,750 रुपये। हमसे असेसमेंट ईयर 2021 बोला है, तो 2021 का डेप्रिसिएशन इतना हो गया। आई होप क्लियर हुआ आपको। कुछ भी नहीं, हमारे पास रिटर्न ऑन वैल्यू था, उसमें हमने परचेजेस ऐड किए, सेल्स माइनस की, हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू आ गया, इस पर हमने डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ ही है 10% चार्ज कर दिया। यहाँ आपको ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस लेस नहीं करने हैं, इसे ग्रॉस लेना है। क्लियर, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये हो गया। अब इसके बाद हम इसमें ब्लॉक बी देखें। ब्लॉक बी में क्या है, अब देखिए बच्चों सेकेंड ब्लॉक हमने लिया 5% वाली असेट के लिए, है ना। तो देखिए इसमें हमारी कौन कौन सी असेट्स इंक्लूड हो रही हैं। इसमें हमारी सी बिल्डिंग यूज़ हो रही है, तो WDV ऑफ बिल्डिंग सी ऑन 1 अप्रैल 2019 कितना है इसका रिटन डाउन वैल्यू बच्चों। इसका रिटन डाउन वैल्यू है 20,000। हमें इनकी कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, कॉस्ट कुछ भी हो, WDV होना चाहिए हमारे पास। WDV नहीं होता तो फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ता, ठीक है। परचेजेस ऐड कर दीजिए, कितना परचेज किया इसने 1,50,000 का, 1,50,000 ई बिल्डिंग, है ना। तो हमारा टोटल हो गया WDV 1,70,000। अच्छा, इस ब्लॉक में कोई सेल्स है ही नहीं, ठीक है, WDV आ गया, सिंपल सा था। WDV में कोई दिक्कत नहीं है। हमें ध्यान कहाँ पर रखना है, डेप्रिसिएशन के वक्त। अब आप जब इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना, रेट तो 5% है, लेकिन ध्यान दीजिए मैंने ये बिल्डिंग कब परचेज़ की है, जनवरी में परचेज़ की है। देखिए डेट 15 जनवरी 2020, तो इसका मतलब मैंने इसे 180 से कम दिन यूज़ किया, 180 डेज से कम, तो इस पर जो मेरी डेप्रिसिएशन की रेट है ना वो हाफ़ हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 20,000 पर तो 5%, लेकिन 1,50,000 पर या तो मैं इसे 2.5% कर दूँ, आप ऐसे समझ लीजिए, या फिर आप इसे ऐसा कर लीजिए 5% का हाफ कर दीजिए 1/2। अपने आप वही अंडरस्टूड है। अब जो भी आ रहा है आपका देख लीजिए, 20,000 का 5% कितना होता है 1,000, ठीक है। और 1,50,000 का देखिए बच्चों, इसको करने के लिए वर्बली भी आपको आना चाहिए। हमेशा अगर आप राउंड ऑफ करके करेंगे तो काफ़ी इजी होगा। जैसे 1,50,000 है, मुझे इसका 5% निकालना है, 10% किया तो मैं एक ज़ीरो हटा दूँ, दैट इज़ 15,000। 15,000 का हाफ 7,500, 7,500, और फिर उसका भी आधा करना है तो 7.5 का आधा कर लीजिए, 3,750। तो ये कितना हो गया 3,750। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया मेरा
ये अलग यहाँ पे कंप्लीट हो गया, कास्टिंग कर दी मैंने इसकी 4750 रुपी। डेप्रिसिएशन अलाउेबल फॉर असेसमेंट ईयर 2021। तो मुझे इस ईयर में 4750 रुपये की डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाएगा, केवल इतना ही मुझे छूट मिलेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। आपको मेन बात क्या ध्यान देनी है, आपके पास जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू आया है उसमें अगर आपने कोई भी ऐसी एसेट परचेज की जो 180 डेज से कम की ली थी, तो फिर आपको उस पर डेप्रिसिएशन की रेट आधी कर देनी है, बाकी पर एज इट इज़ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और इतने ही डेप्रिसिएशन की छूट आपको आगे दी जाएगी। तो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, जो ब्लॉक ए मतलब फर्स्ट ब्लॉक था प्लस सेकंड ब्लॉक था, दोनों का जो टोटल डेप्रिसिएशन आएगा वही हमारा टोटल अलाउेबल डेप्रिसिएशन होगा असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। ठीक है, तो वो हमने अभी किया था। तो मैं इसको यहाँ पर इसी तरीके से लिख दूँ, टोटल डेप्रिसिएशन अलाउेबल फॉर असेसमेंट ईयर 2021। ए ब्लॉक का था 38,750, इसका है 4,750, तो टोटल हो गया हमारा 43,500 रुपीज़। इतनी पूरी की पूरी छूट हमें बिजनेस हेड में एक्सपेंसेस के फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो बिजनेस हेड में इससे ज़्यादा डेप्रिसिएशन नहीं आता है, अगर कहीं भी और कोई प्रोविजंस आएंगे तो हम उन्हें वहीं डिस्कस कर लेंगे। तो इतना आपको इस तरह से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है और कंप्लीट करना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब आप इसे कंप्लीट कीजिए। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बिजनेस हेड स्टार्ट करेंगे और उसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।